सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग अपने इस मंच से पॉलिटी का लेक्चर लेंगे और पॉलिटी के तहत भारत का संविधान कैसे बना इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। सिविल सेवा की तैयारी में जब आप पॉलिटी पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो बहुत लोग पॉलिटी पढ़ाने में सबसे पहले उद्देशिका प्रारंभ करते हैं, प्रियम्बल पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मेरा मानना है कि जब तक संविधान बनने की प्रक्रिया हम नहीं समझ पाए हैं तब तक हम जनरली संविधान के बहुत सारे चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। इसलिए अपने अध्यापन के दौरान सबसे पहले मैं संविधान का निर्माण ही पढ़ा था। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे भारत के संविधान का निर्माण कैसा हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या वो प्रक्रियाएं थी जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े संविधान, दुनिया के सबसे बड़े महान संविधान को तैयार करवाया। तो आज हम लोग जो लेक्चर लेने जा रहे हैं वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण। भारत के संविधान की निर्माण की जो प्रक्रिया है एक महत्वपूर्ण गौरव गाथा है। भारत के भाग्य विधान अर्थात संविधान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया के दौरान हुआ। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे और इस संविधान पर हस्ताक्षर 284 लोगों के लिए हुए। बहुत सारे सेशन चलाए गए, बहुत धन खर्चा हुआ। लेकिन प्रश्न ये उठता है, भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि दुनिया के 1/4 भूभाग पर काबिज अंग्रेज, जिनके लिए कहावत था ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज डूबता नहीं है, क्या ऐसा हुआ कि वो भारत को छोड़कर जाने के लिए तैयार हुए? क्या ऐसा कारण हुआ कि उन्होंने भारत के भाग्य विधान अर्थात संविधान का निर्माण करवाने के लिए तैयार हुए? ऐसा क्या हुआ कि जो अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भारत छोड़कर जाना है और उन्होंने भारत में अपने शासन को और मजबूत बनाने के लिए 1935 का अधिनियम बनवाया। ऐसा क्या घटना घटा कि 40 के दशक में उन्होंने भारत को छोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया और 47 में छोड़कर भाग गए और भारत के भाग्य विधान का निर्माण करवाया जिसको संविधान कहा जाता है। तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं संविधान का निर्माण। ब्रिटिश साम्राज्य जो अपने दुनिया के सबसे बड़े उपनिवेश भारत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ और अमेरिका का संविधान बना, दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया, तो वो पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बन गया। यानी जो देश आजाद हो या जिन देशों में लोकतंत्र हो वहां अमेरिका के समान ही संविधान बने। तो ऐसा नहीं है कि भारत में इसका प्रभाव नहीं पड़ा, भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा और भारत में संविधान की सबसे पहले मांग हुई 1895 में, जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक पेश की और भारत के लिए संविधान की मांग की। 1922 में महात्मा गांधी ने भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित किया जाएगा यह बात कहा। 1928 में जब मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट आया तो नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारे मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया था जो ऐसा भारत के संविधान में शामिल है वर्तमान में। इसके अलावा 1934 में जो बड़े कम्युनिस्ट नेता थे MN राय, मानवेंद्र नाथ राय, उन्होंने मांग किया कि भारत का संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। यानी कि संविधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं आपको, भारत में संविधान सभा की मांग, यानी जो बॉडी संविधान का निर्माण करेगी, इसका सबसे पहला मांग जो है वो किसने किया था? MN राय ने, जो कम्युनिस्ट नेता थे। लेकिन अपने सत्ता के मद में चूर अंग्रेज भारतीयों के किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो अंग्रेज
जिनके साम्राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं था, वो डूबते सूरज का देश कहलाने लगे। यानी उस समय तत्कालीन विश्व और भारत में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया भारत छोड़कर जाने के लिए। सबसे पहली घटना थी द्वितीय विश्व युद्ध। पूरी दुनिया में जब द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत 1939 में हुआ, तो चूंकि अंग्रेजों का उपनिवेश पूरी दुनिया में व्याप्त था, यही कारण है कि अंग्रेजों को कई मोर्चों पर युद्ध करना पड़ा, जिससे उनकी स्थिति जर्जर हो गई। कहा भी जाता है अगर द्वितीय विश्व युद्ध ना होता शायद भारत आजाद भी नहीं होता। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की स्थिति को जर्जर बना दिया और वह अपने सारे उपनिवेशों पर अधिकार बनाए रखने में अब सक्षम नहीं रह गया। इसके बाद 1942 में गांधी जी और सभी कांग्रेसियों को लगा कि एक निश्चित ही अंग्रेजों से अंतिम लड़ाई किया जाए। यही कारण है 8 अगस्त 1942 के मुंबई के ग्वालिया टैंक के मैदान में क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, और शुरू हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन। कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, चूंकि सारे नेता 9 अगस्त को पकड़ लिए गए, नेतृत्वहीन था, लेकिन चरम पर पहुंचा। जो बॉडी अभी तक अंग्रेजों का समर्थन कर रही थी, वो सारे लोग भी, यहां तक सरकारी सेवक जमींदार भी इस आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। 45 में जब यह आंदोलन खत्म हुआ तो एक बात तय हो गया कि सत्ता हस्तांतरण अब केवल समय की बात है। 45 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो तीसरी बात थी, 45 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम फेंका, तो अब पूरे दुनिया का चौधरी जो है वो अमेरिका बन गया, क्योंकि पहली परमाणु शक्ति था। और उसने ब्रिटेन से कहा सभी देशों को आजाद करो, क्योंकि लोकतंत्र वहां स्थापित हो। इन 3 घटनाओं ने ब्रिटेन को मजबूर कर दिया कि अब भारत छोड़कर जाए, लेकिन छोड़ने के पहले ऐसा विधान बना दे जिसके माध्यम से भारत का शासन चले, और वह था संविधान। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, 1945 में वेबल योजना आया, लेकिन सारे के सारे फेल कर गई। और उसका सबसे बड़ा कारण था जिन्ना का अड़ियल रवैया, मुस्लिम लीग का अड़ियल रवैया। 1940 में जिन्ना और मुस्लिम लीग का धूर्तता चरम पर पहुंच गया और उन्होंने प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया था। जिन्ना की धूर्तता और मक्कारी चरम पर पहुंचने लगी और जिन्ना को लगा कि भारत से अलग अब पाकिस्तान लेना ही उनका अंतिम लक्ष्य है। यही कारण है जिन्ना ने मान लिया कि भारत से अलग पाकिस्तान ही अंतिम लक्ष्य है और इससे कम पर हमें स्वीकार नहीं करना है। यही कारण है कि अपने धूर्तता और मक्कारी को चरम पर पहुंचाते हुए जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस लागू कर दिया। जमकर हिंसा हुआ, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए भारत में हिंदू मुसलमान दंगे के नाम पर। यह वे एक अंतिम घटना थी जिसने भारतीयों, कांग्रेस को, गांधी जी को, सभी नेताओं को मजबूर कर दिया कि भारत का विभाजन अब समय की अंतिम मांग, इससे कम पर कुछ संभव नहीं है। और यही कारण है कि जितने प्रस्ताव अंग्रेजों ने भेजे संविधान निर्माण के, सब रद्द हो गए। अंग्रेजों ने कहा 46 में एक अंतिम प्रयास कर रहा हूं और वो अंतिम होगा और सत्ता छोड़ देंगे, फिर लड़ो आपस में। यही कारण है 1946 में अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन भेजा। चूंकि इसके जो 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, ब्रिटेन कैबिनेट के सदस्य थे मंत्रिमंडल के, इसीलिए उसको मंत्रिमंडल मिशन या कैबिनेट मिशन कहा। कैबिनेट मिशन भारत आया, उसने भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक बॉडी का सिफारिश किया जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा। ये वही संविधान सभा है जिसने वर्तमान भारत के संविधान का निर्माण किया। अब यहां से शुरू हो गया संविधान निर्माण की प्रक्रिया, यानी भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा के द्वारा किया। संविधान सभा ने, कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389। 292 सदस्य जो हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से होने थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से होने थे,
4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से होने थे। संविधान सभा के लिए यह भी तय किया गया कि संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य जो है वो 10 लाख की जनसंख्या पर माना जाएगा, 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि इनका विभाजन किस पर हुआ? संविधान सभा का विभाजन योग्यता के आधार पर नहीं हुआ, गुण के आधार पर नहीं हुआ, शिक्षा के आधार पर नहीं हुआ, अपितु धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं विदाई की इस बेला में भी अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति से बाज नहीं आ रहे थे। यही कारण है कि उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर, वर्गीय आधार पर विभाजित किया, सामान्य मुस्लिम और सिख में। बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि भारत में धर्म के आधार पर हित अलग अलग है, इसलिए संविधान सभा में धर्म के नाम पर प्रतिनिधित्व भी अलग अलग होंगे, सामान्य मुस्लिम और सिख में। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो प्रांतीय विधान परिषदों के माध्यम से, विधायिकाओं के माध्यम से। प्रांतीय विधानसभाएं आज हैं, उस समय भी थी, तो इन्हीं प्रांतीय विधायिकाओं के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था। ठीक है ना? जुलाई अगस्त आते आते संविधान सभा का चुनाव हुआ और नवंबर आते आते संविधान सभा का गठन हो गया। और वह शुभ दिन आ गया जब भारत के इन तमाम नेताओं ने भारत के भाग्य विधान को निर्माण करने के लिए एक बैठक की, और वह भारत का भाग्य विधान क्या था? संविधान। और वह दिन था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है संसद में, उसमें हुई। 9 दिसंबर 1946 को तय हुआ कि किसको बनाया जाए संविधान सभा का पहला उद्घाटन अध्यक्ष, किसको बनाया जाए। तो तय हुआ कि जेबी कृपलानी जो कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे, प्रश्न बार बार आता है कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी ने कहा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने कहा संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं डॉक्टर शशिकांत सिन्हा, इन्हीं के ऑनर में इनको बना लिया जाए। तो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि संविधान सभा के उद्घाटन बैठक का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा के प्रथम बैठक का अध्यक्ष कौन था, तो सब कौन होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये अस्थायी थे, टेम्परेरी। ठीक है ना? अब टेम्परेरी चेयरमैन से, टेम्परेरी अध्यक्ष से तो चलने वाला नहीं था। यही कारण है आगे चलकर 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट चेयरमैन अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष। माइंड करिएगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एग्जाम में अगर पूछता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष माने स्थायी पूछ रहा है। अगर ये पूछे उद्घाटन सभा का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा के प्रथम बैठक का कौन अध्यक्ष था, तब तो आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगा दीजिए। लेकिन ये पूछे कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, ठीक है, तो इसका मतलब स्थायी ही पूछ रहा है। अगर डिजिनेशन नहीं दे रहा है तो वो स्थायी ही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भाई 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 13 दिसंबर को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में यह बताने का प्रयत्न किया गया कि भारतीयों को किस प्रकार का संविधान देंगे, जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं वो कैसा होगा, क्या क्या लोगों के अधिकार होंगे, क्या क्या लोगों के कर्तव्य होंगे, सब उन्होंने इसमें बताया। इसीलिए कहा जाता है कि नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही आगे चलकर उद्देश्य के यानी प्रस्तावना बना। संविधान के निर्माण में बहुत सारी समितियां बनी, संघ संविधान समिति, संचालन समिति, नियम समिति, रियासत समिति, राज्य संविधान समिति, झंडा समिति, बहुत सारी समितियां बनी। इसमें एक प्रश्न, बहुत सारे सबके अलग अलग अध्यक्ष थे क्योंकि सबको अलग अलग काम दिया गया। भाई सब मिला के एक काम तो कर नहीं सकते थे, इसलिए हर काम अलग अलग कुछ लोगों का समूह बनाकर समिति बनाया गया और सबको अलग अलग काम दे दिया। इसमें एक विवादित प्रश्न आता कि संविधान सभा में
झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, और ज्यादातर किताबों में जेबी कृपलानी लिखा हुआ है। अब आश्चर्य की बात है कि जेबी कृपलानी अध्यक्ष की बात छोड़िए, किसी झंडा समिति के सदस्य तक नहीं थे। अब पता नहीं ये प्रश्न कहां से प्रचारित हो गए तो समझ में नहीं आता है। संविधान कभी भी भारत की राजनीति में ऐसी कोई झंडा समिति बनी ही नहीं जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी रहे। पता नहीं किसी किताबों में लिखा गया। सदस्य तो थे ही नहीं, अध्यक्ष की बातें छोड़िए। भारत के इतिहास में केवल 2 झंडा समिति का वर्णन है। एक 1931 में कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरा 1947 में तदर्थ एढाक, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जनरली अगर झंडा समिति पूछ रहा तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, 47 वाला। 31 में पूछे तब तो पटेल होंगे, पटेल जी होंगे। क्लियर है? आज इस मंच से इसको बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि ऐसी कोई झंडा समिति नहीं थी जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी रहे। खैर, इन समितियों ने मिलकर भारत के संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, लेकिन संविधान सभा के एक सलाहकार बनाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। उस समय के कानूनविद ज्ञाता थे जिनका नाम था BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव से कहा गया, भैया ऐसा है कि आप भारत के संविधान का एक खाका बना कर दीजिए, क्योंकि आप पता तो चले कि संविधान में क्या क्या होगा, कहां कहां क्या क्या होगा। कहा जाता है कि 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन करके अगस्त 1947 को भारत के संविधान का प्रथम ड्राफ्ट बनाकर संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया? BN राव, यानी बेनेगल नरसिंह राव, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आईएएस में प्रश्न आया था, अगस्त 1947 को संविधान का ड्राफ्ट बनाकर, प्रारूप बनाकर संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया? आपको जान के आश्चर्य होगा, सारे लड़के यही रटे जनरली के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो जाहिर सी बात उन्होंने बनाया होगा, लेकिन ये गलत था। असल में उस ड्राफ्ट को पहला बनाने का काम जो किया था वो बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव ने किया था, जो संविधान सभा के सलाहकार थे। और उनके प्रारूप पर विचार करने के लिए, जो ड्राफ्ट उन्होंने दिया उस पर विचार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब उनका काम शुरू हुआ। सिविल सेवा की परीक्षा में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अगस्त 1947 को कौन बना कर दिया? तो सब लड़के तो रटे हुए हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष तो भीमराव अम्बेडकर थे, तो बस करो यही होंगे। सिविल सेवा की तैयारी या सिविल सेवा की परीक्षा रटने से नहीं निकलता है। सिविल सेवा की परीक्षा तथ्यों के भरमार से नहीं निकलता है, अपितु सिविल सेवा की परीक्षा तथ्यों के समझ से निकलता है, तथ्यों के प्रश्नों के विश्लेषण से निकलता है। इसलिए प्रश्नों को आप गहराई से पढ़िए। अब प्रारूप समिति का प्रारंभ हुआ काम, और प्रारूप समिति ने उस प्रारूप पर विचार करना प्रारंभ किया, या और सारे चीजों पर विचार करना प्रारंभ किया जिसको BN राव ने बनाकर दिया। और उस पर विचार विमर्श करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को भारत के संविधान का एक ड्राफ्ट बनाकर संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। इतना विरोध हुआ कि 21 फरवरी 1948 को जो प्रारूप बनाकर उन्होंने दिया उसको वापस लेना पड़ा। इतना विरोध हुआ पहली बार। इसके बाद अक्टूबर 1948 को, 26 अक्टूबर 1948 को दोबारा उन्होंने प्रस्तुत किया ड्राफ्ट संविधान का, और यह वही संविधान का प्रारूप था जिस पर 3 बार वाचन हुए। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। तृतीय वाचन कब तक चला? 26 नवंबर 1949 को। यानी जो दूसरी बार उन्होंने पेश किया था उस पर उसको वो वापस नहीं किया गया, वो उस पर विचार विमर्श हुआ। और अंतिम वाचन जो हुआ, वाचन माने विचार विमर्श, डिस्कशन, डिबेट, तीसरा जो वाचन था वो 26 नवंबर 1949 को तक चला। और ये वही 26 नवंबर 1949 है जिस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, और इसी दिन भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्मार्पित किया गया। भारत का संविधान एडॉप्ट किया गया यानी अंगीकृत किया गया, इनेक्ट किया गया यानी अधिनियमित किया गया, और आत्मार्पित माने गिव अवरसेल्फ, अपने आप को दिया गया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अगर ये पूछे कि भारत के संविधान को कब इनेक्ट किया गया, अधिनियमित किया गया, तो लड़के क्या लगाएंगे 26 जनवरी 1950। लेकिन ये तीनों शब्दों से प्रश्न पूछ रहा है। जो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये तीनों शब्द जो 26 नवंबर को उद्देशिका में वर्णित है, उससे प्रश्न पूछ रहा है। और वो किस दिन हुआ था? 26 नवंबर को 1949 को। ठीक है ना? लेकिन पूरा संविधान 26 नवंबर को तो लागू नहीं हुआ। संविधान कब हुआ? 26 जनवरी 1950। हालांकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाया जाता है क्योंकि संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू तो उस दिन में 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए, लेकिन पूरा तो नहीं ना, पूरा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्या हुआ कि जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, वो 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया? इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा कि 26 जनवरी का इतिहास क्या था। देखिए, दिसंबर 1929 में, यानी 1929 के अंतिम समय में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ लाहौर में। और ये अधिवेशन ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, और अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। नेहरू ने इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कि अंग्रेजों के सामने अब झुकना जो है वो अन्याय है, अब पूरे स्वतंत्रता लिया जाए। और इसी रावी अधिवेशन में ही, लाहौर के अधिवेशन में ही 1929 के तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। यानी 1930 से ही 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस कांग्रेस मनाती आ रही थी। अब आजादी तो 15 अगस्त को मिल गया, उसको 26 जनवरी तक तो टाल नहीं सकते थे। 6 महीना में अंग्रेज पता नहीं आजादी देते कि नहीं देते। यही कारण है 26 जनवरी को बचाने के लिए 26 नवंबर का बना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत गणतंत्र हो गया, रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसका सर्वोच्च अधिकारी कौन है? भारत का राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाए। तो हमारे वहां राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? हम विधायक और सांसद चुनते हैं, और विधायक सांसद जाके राष्ट्रपति चुनते हैं, यानी परोक्ष रूप से हम ही चुनते हैं। इसीलिए भारत क्या हो गया? एक रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक का मतलब राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो। अगर राष्ट्राध्यक्ष अनुवांशिक हो तो राजतंत्र हो गया। जैसे जैसे ब्रिटेन में क्या है, वहां लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष राजा या रानी है वो तो अनुवांशिक है, वो गणतंत्र नहीं होगा। हमारे वहां राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित, हम विधायक सांसद चुनते हैं और ये विधायक सांसद जाकर उसको चुनते हैं। इस प्रकार भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, रिपब्लिक हो गई। ठीक है ना? अब प्रश्न यह है कि संविधान लिखेगा कौन? ठीक है, उसको छपवा लीजिए कहीं, ठीक है, लेकिन पांडुलिपि हाथ से कौन लिखेगा? तय हुआ कि भारत के उस समय सबसे बड़े जो सुलेख हैं, हस्त लिखने वाले, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजदा सक्सेना। तो नेहरू जी से कहा गया कि भैया प्रेम बिहारी नारायण रायजदा सक्सेना से कहिए कि संविधान लिखे। तो नेहरू जी ने फोन किया और नेहरू जी के कहने पर प्रेम बिहारी नारायण रायजदा सक्सेना भारत के संविधान को लिखने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा नहीं, हम कोई पारिश्रमिक नहीं लेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरा नाम रहेगा और अंतिम पृष्ठ पर मेरे नाम के साथ मेरे दादा का नाम रहेगा। और हुआ भी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई शर्त। और उनको संसद में दिया गया, जगह दिया गया। 6 महीना तक उन्होंने भारत के संविधान को लिखा और लिखकर ऐसा लिखा जैसे टाइप किया हुआ है, इटैलिक भाषा में। ठीक है ना? और भारत के संविधान को लिखने का जो काम किया वो प्रेम बिहारी नारायण रायजदा सक्सेना ने किया। बहुत बड़े सुलेखक थे। ये कहानी मैंने पूरे भारत के संविधान के निर्माण का
कर दिया। केवल यह पढ़कर काम नहीं चलेगा कि 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ था, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, इसको काम नहीं चलेगा। पूरी कहानी जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से आपको पूरा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, तभी आईएएस के प्रश्न हल होंगे। मैंने भी जो आपको एग्जाम्पल दिया था, इस पूरे लेक्चर को आप विस्तार से सुनिए। कई बार आप देखेंगे जो पहला चैप्टर जिसको कुछ लोग कठिन मानते हैं, केवल 2 चीज याद करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे, लेकिन मैंने आपको पूरा विस्तार से तथ्य बनाया। एक नए लेक्चर वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।